प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का कक्षा 10वीं का एक पाठ जिसका नाम है लखनवी अंदाज। इस पाठ के लेखक है यशपाल जी। तो इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ परिचय कराऊंगा आज के इन कठिन शब्दों के बारे में। इस पाठ में जो कठिन शब्द आपको मिलने वाले हैं, आइए हम इनका परिचय कराते हैं। सबसे पहले है मुफस्सिल का अर्थ है केंद्रस्थ नगर के चारों ओर। इसके बाद है सफेद पोश सज्जन। किफायत का अर्थ है कम खर्च करने वाला। आदाब अर्ज का अर्थ है अभिवादन का एक तरीका। गुमान का अर्थ है भ्रम। एहतियात का अर्थ है सावधानी। बुरक देना का अर्थ है छिड़क देना। स्फुरण का अर्थ है फड़कना। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जिनके आपको इस पाठ के अंदर प्रयोग मिलेंगे और इस पाठ को समझने में काफी आसानी रहेगी। तो हम चलते हैं अब पाठ की तरफ। ये पाठ लखनवी अंदाज एक नवाबी संस्कृति का एक पर लिखा गया एक पाठ है। लेखक के मन में ये इच्छा थी कि वो चाहे कहानी की शीर्षक, घटनाएं, पात्र सब मिल जाए तो एक कहानी की रचना करना चाहता था और इसीलिए वो कहानी के शीर्षक की खोज में बाहर निकलता है। तो वहां पर क्या होता है वो चीज आपको इस पाठ के द्वारा मैं बताऊंगा। इस पाठ के मेरे पास दो भाग हैं। पार्ट एक में आप पढ़ेंगे लेखक का आगे बढ़ना, यात्रा करना और नवाब साहब से संपर्क होना। तो इसमें प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने यह साबित किया है कि बिना कथ्य व घटना के भी कहानी की रचना की जा सकती है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि बिना कथ्य मतलब कहानी की जो भूमिका है उसकी थीम है, और बिना घटना के भी कहानी की रचना की जा सकती है। लखनवी नवाब के माध्यम से उस पतनशील सामंती वर्ग पर तीखा कटाक्ष किया है। हमारे देश में पहले नवाबी संस्कृति थी, सामंती वर्ग था जो अपने ही ऐशो आराम से जिंदगी बिताते थे, लेकिन धीरे धीरे सब उनकी सामंती जो प्रथा थी वो खत्म हो गई, क्योंकि उनके पास जो संसाधन थे, साधन थे, वो सब समाप्त हो गए और फिर वो मध्यम वर्ग का जीवन जीने लगे, जो वास्तविकता से बेखबर होकर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। वर्तमान समय में भी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है कि इस तरह की संस्कृति आज भी हमें दिखाई पड़ जाती है। तो लेखक मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने के लिए तैयार थी, फुंकार रही थी और उसमें ये चढ़ जाते हैं। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ही इन्होंने ले लिया। वो चाहते थे कि यात्रा भी हो जाएगी और कहानी के लिए शीर्षक भी मिल जाएगा और कुछ प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी मिलेगा। तो इन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लेकर के और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ जाते हैं। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। उन्होंने सोचा कि डिब्बा मुझे शांत मिलेगा, उसमें कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसके विपरीत हुआ। वहां पर एक सफेद पोश सज्जन पहले से ही विराजमान थे, पालथी मारे बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तो लेखक जब अचानक ही उस कमरे में प्रकट हो गए, पहुंच गए, तो ऐसा लगा कि जो सज्जन वहां पर बैठे थे उनके एकांतवास में विघ्न पड़ा हो, बाधा पड़ी हो, ऐसा वो सोचने लगे। सोचा ये अभी जाने तो हो सकता है कि ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। क्या लेखक ने अनुमान लगाया कि क्या ये भी कहानी की कल्पना में आए हैं, कहानी का शीर्षक ढूंढ रहे हैं मेरी तरह से, या फिर ये जो खीर है जो एक न खाने वाली चीज है और इसका यहाँ पर शौक करने के लिए बैठे हुए हैं, किस तरह से ये खाएंगे, हो सकता है कि मेरे आने से इनके एकांतवास में बाधा पड़ी हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। तो उन्होंने सोचा कि नवाब साहब ने समझा कि मैं इनके साथ नहीं मिलूंगा, लेखक ऐसा सोच रहा था और इसीलिए लेखक ने भी अपनी सीट पर बैठ करके अपनी आंखें चुरा ली, अर्थात अपनी नजर उधर से हटा ली, दूसरी तरफ देखने लगे।
खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक की आदत थी कि ये जब फ्री बैठे होते थे, इनके पास कोई काम नहीं होता था, तो ये तरह तरह के विचार इनके दिमाग में आते थे। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफायत से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई भी सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। नवाब साहब का भी शायद यही विचार रहा होगा कि वो भी, उनके पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे और वो सेकंड क्लास में टिकट लेकर के बैठ जाएंगे और इनके पास आसपास कोई नहीं आएगा, अकेले ही जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उनके साथ में लेखक पहुंच गए तो इनका जो है सब शानो शौकत और सब पता लग गया इनको। या फिर अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे हो और सोचा हो कि अकेले जा रहे हैं तो टाइम पास कैसे होगा, समय कैसे कटेगा, तो इन्होंने खीरे खरीदे हो कि कुछ नहीं तो इन्हीं को खाने पीने में और सफाई इनकी काटने पीटने में ही टाइम गुजार देंगे। सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए, मतलब कि अब ये सोचने लगे कि मैं किसी सामने वाले जो व्यक्ति अपरिचित है और जो हमारे बारे में जानता भी नहीं, क्या पता ये। तो हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे। लेखक जो है कनखियों से अर्थात तिरछी नजर से नवाब साहब को देख रहे थे और नवाब साहब जो है वो खिड़की से बाहर की स्थिति देख करके कुछ कल्पना कर रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक ने देखा कि अभी तक तो ये व्यक्ति हमसे बात नहीं कर रहा था और अब ये हमें अभिवादन कर रहा है और खीरे के लिए ऑफर दे रहा है, हमें बुला रहा है खाने के लिए, खीरा खाने के लिए। भाप लिया, मतलब अनुमान लगाया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया कि भला आप शौक फरमाएं। लेखक ने सोचा कि क्या ये इस तरह की चीजों में मुझे भी शामिल कर लेना चाहते हैं, जो आपके विचार हैं, ख्यालात हैं। तो लेखक ने सोचा कि ये हमारा इस समय इनका साथ देना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ही शौक से खीरा खाइए, मेरी इच्छा नहीं है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाया और खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाया और खीरे उठाए, खिड़की से बाहर उन्हें धोया और तौलिया बिछा करके उन पे सजा लिया। फिर अपनी जेब से चाकू निकाला और चाकू निकाल करके खीरे को छीला। पहले उनके सिर काटे और फिर उन्हें गोदा। अक्सर में क्या होता है, जब खीरे खाए जाते हैं तो गांव की परंपरा है कि खीरे के ऊपरी हिस्से को, टॉप के हिस्से को काट देते हैं और उसी हिस्से से उसको रगड़ते हैं तो उसके अंदर से एक फैन जैसा निकलता है और कहते हैं कि वो कड़वापन होता है और दूर हो जाता है। खीरे खाने की ये परंपरा है। तो नवाब साहब ने भी कुछ ऐसा ही किया और फिर तौलिया बिछा करके उनके ऊपर उन खीरे की पीस को टुकड़ों को सजाने लगे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों का तरीका भी जानते हैं। ग्राहक के लिए वहां पर क्या करते हैं, वो जीरा मिला नमक रखते हैं, लाल पिसी हुई मिर्च रखते हैं और मांगने पर वो प्रस्तुत कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक, लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी और उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। उन्होंने कटे हुए खीरों के जो टुकड़े थे उनके ऊपर जीरा मिला नमक डाला, लाल सूखी पीसी हुई मिर्च उस पर छिड़क दी और उसके बाद जो आनंद उनको मिल रहा था वो देखते ही बनता था। उनके जबड़े जो है फड़कने लगे और उनके मुंह से इतना पानी आया कि उनका मुंह भर गया। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं। लेखक ये सोच रहे थे कि ये आदमी तो रईस है, अमीर है, रईस का मतलब अमीर, लेकिन लोगों की नजरों से बचने के लिए ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। मतलब कि लोगों की नजरों से बचने के लिए आज ये अपनी असलियत पर उतर आए। मतलब अमीर है, इनकी जेब में पैसे नहीं है और उसके बाद ये देखिए हम आम इंसान के सामने खीरे को किस तरह से उपहास के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो लेखक ये महसूस कर रहा था। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी तरफ देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिया जाने से
ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। तो खीरे की जो पनियाती जो फाके थी, मतलब जिनमें पानी, खीरे में पानी की मात्रा अधिक होती है, और उसके ऊपर नमक मिर्ची जब छिड़की थी, तो लेखक की भी एक बार तो इच्छा हुई कि साथ दे दे, लेकिन स्वाभिमान उनका गवारा नहीं किया कि इनको खाया जाए, इनके साथ में मना कर दिया था। इसलिए उन्होंने उचित समझा कि इनका साथ नहीं देंगे और कहा, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेदा भी जरा कमजोर है, की भला शौक फरमाए। लेखक ने फिर कह दिया कि मेरा जो पाचन शक्ति है वो कमजोर है और मैं इसको अभी नहीं खा सकता, मेरी इच्छा भी नहीं है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। तो नवाब साहब की इच्छा थी उन खीरों को देखने की, खाने की, और चमकती फाकों की तरफ देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खिड़की के बाहर देखा और एक लंबी सांस ली उन्होंने, और फिर खीरे की फाक उठाकर अपने होठों तक ले गए। तो नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की तरफ देखा, खिड़की की तरफ देख करके लंबी सांस ली और खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, सूंघा। स्वाद के आनंद में उनकी पलकें मुंद गईं। स्वाद उसका इतना अद्भुत था कि उनकी पलकें बंद हो गई आंखों की और बड़े प्यार से उसका स्वाद का ही, सुगंध का ही आनंद लेने लगे। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले के नीचे उतार लिया। जो उनके मुंह में पानी आया था खीरे को देखकर, तो वो उन्होंने गले के नीचे उतार लिया, और तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर फेंक दिया, छोड़ दिया। वासना से रसा स्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। इस तरह से सभी खीरे के टुकड़ों को लेकर के सूंघा, अपने होठों तक ले गए और खिड़की से बाहर एक एक करके सबको फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी तरफ देख लिया, मानो कह रही हो कि ये खानदानी रईसों का तरीका है। आम आदमी के सामने ये छोटी मोटी चीजें हम ऐसे नहीं खाते, इनको तो केवल हम आनंद लेते हैं और इस तरह से फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यही है इनका खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो नवाब साहब खीरे की तैयारी के कारण से थक गए थे और लेट गए, तो लेखक सोचने लगे, लेखक ने भी अपना सिर जो है झुका लिया सम्मान में और कहने लगे कि यही इनके खानदानी तहजीब है। नफासत मतलब स्वच्छता और नजाकत मतलब कोमलता है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके से को खीरे की सुगंध और सुगात की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका, नफीस मतलब बढ़िया और एब्स्ट्रैक्ट मतलब सूक्ष्म तरीका हो सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से पेट भरा जा सकता है? किसी का पेट भर सकता है कि खीरे को लिया और सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। लजीज मतलब स्वादिष्ट, लेकिन होता है नामुराद, शकील होता है, नामुराद मेदे पर जोर डालता है, आसानी से ये पचता नहीं है। लेखक ने सोचा कि मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गई, मतलब कि मेरी तो ज्ञान की जो आंखें हैं खुल गई, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब बिना खीरा खाए इनको डकार आ सकती है, इनका पेट भर सकता है, तो बिना पात्रों के, बिना घटना के और बिना विचारों के कहानी क्यों नहीं बन सकती है? क्यों नहीं हम बना सकते हैं? इसीलिए लेखक ने निश्चय किया कि अब वो आगे नहीं जाएंगे और वो वहीं से अगली स्टेशन से वापस अपने घर लौट आते हैं। तो ये था पाठ। तो प्रिय बच्चों, ये है छोटा सा गृह कार्य जो आपको तैयारी करना है और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख करके याद करेंगे, जो परीक्षा में काफी आपकी सहायता करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, लेखक रेलगाड़ी से कहाँ जा रहा था। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने रेलगाड़ी का कौन सी क्लास का टिकट लिया था। चौथा है, नवाब साहब क्या खाने की तैयारी कर रहे थे। आदाब अर्ज किस भाषा का शब्द है। लेखक ने नवाब साहब के बारे में क्या सोचा। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप लिखेंगे और तैयारी करेंगे।
इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल आदर्श शिक्षण चैनल से, ताकि हम आपके लिए और भी उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।